कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होना सरकार के लिए ज़रूरी है। आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट देगी। चाहे वो मदरसा हो या संस्कृत पाठशाला, जब दोनों जगह नहीं है गुरु, तो भारत कैसे बनेगा योगी जी विश्व गुरु? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। दर्शकों, उर्दू की एक शेर है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी मैं आईना साफ करता रहा। गालिब ने कहा, आज तक किसी ने समझा या नहीं पता नहीं। आज खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का सरकारी सर्वे कराएगी, लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को समझ आया कि ये एक छोटा एनआरसी है, मुसलमानों के हक पर चोट है। बीते कुछ दिनों में असम में जिहादी गतिविधियों के संदिग्धों से कनेक्शन वाले 3 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चले हैं, लेकिन एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल की थ्योरी यह है कि मुसलमानों को डराने का प्लान है ताकि डरे हुए मुसलमान 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दें। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले ही मुसलमानों को डरा रहे हैं? क्या सरकारी एक्शन को एंटी मुसलमान बताकर कटघरे में खड़ा करना हेट एजेंडा नहीं है? क्या मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काने का एजेंडा जारी है? सवाल पब्लिक का आज यही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 25 अक्टूबर तक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। सर्वे क्यों होगा, कौन करेगा, ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आप असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। सुना आपने ओवैसी साहब को, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि संविधान में मिले अधिकार से मदरसे खुले हैं, तो सर्वे का अधिकार कैसे है? वाह ओवैसी साहब, एंटी सीए हंगामे के समय से ही एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का डर मुसलमानों को दिखाया गया है, लेकिन एनआरसी कब आएगा, उसमें क्या होगा, इस पर सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है। कभी एनआरसी की चर्चा ही नहीं है, और अगर एनआरसी आएगा भी तो उसका मदरसों से के सर्वे से क्या लेना देना है, ये आप नहीं बताएंगे। जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है, वही संविधान कहता है कि देश के कानून से कोई ऊपर नहीं है। जिस मदरसा सर्वे का विरोध किया जा रहा है, उसकी सिफारिश देश के बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर ने की है। मार्च 2021 के एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जो मान्यता प्राप्त है ही नहीं। ये संस्थाएं क्या क्वालिटी एजुकेशन देती हैं और वहां का माहौल कैसा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। जरूरी है कि ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं
चाहे वो स्कूल हो, मदरसे हो, वैदिक पाठशालाएं हो, गुम्पा हो, उनका सर्वे कराया जाना चाहिए। अब इस सिफारिश के बाद 30 अगस्त के आदेश में यूपी सरकार ने कहा कि हर एक जिले में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सभी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का सर्वे करके एक रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। डीएम ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। इस सर्वे के सवाल भी तय हैं, बिल्डिंग, ब्लैक बोर्ड, सिलेबस, किसने मदरसा खोला, ऐसे ही वो सारे सवाल जिनका जवाब किसी भी एजुकेशन संस्थान को देना पड़ता है आम एजुकेशन संस्थानों में। उन्हीं सवालों पर सर्वे होगा। लेकिन ओवैसी साहब ने सर्वे के खिलाफ राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि आरएसएस के स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं होता। अब ओवैसी जी का ये बयान सुन लीजिए। अच्छा, अगर आप सर्वे कराना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा है, तो भैया आप पूरे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल का कराइए, शिशु क्या है विद्या मंदिर का कराइए, शिशु मंदिर का कराइए। आप सिर्फ एक टारगेटेड समुदाय का सर्वे करा रहे हैं, तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा छोटा एनआरसी है ये। वैसे ओवैसी साहब जान लेके शिशु मंदिर और विद्या मंदिर स्कूल हो या मिशनरी स्कूल, ये सभी राज्य बोर्ड या सीबीएसई से अफिलिएटेड होते हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं। इनकी बराबर समीक्षा होती रहती है और इनको गाइडलाइन सीबीएसई की फॉलो करनी पड़ती है या फिर राज्य बोर्ड की। लेकिन जब राजनीति में कुछ भी कहना हो तो क्या कर सकते हैं, कह दीजिए और निकल जाइए। असम से बदरुद्दीन अजमल का भी एक बयान आया है। बदरुद्दीन अजमल ने जिहादी कनेक्शन वाले अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलने पर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। 100% इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है, 100%। ये 2024 के लिए बीजेपी सरकार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट हमको चाहिए। अगर वो 10% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी सरकार वापस नहीं आती है। तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट दे दे। इसके अंदर ये भी एक पॉलिटिक्स में हमको बू आ रही है, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आपने मदरसा, मुसलमान और मोदी पर ओवैसी, बदरुद्दीन जैसे नेताओं की पॉलिटिक्स देख ली। आज की बहस को कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान आपको सुनाना चाहती हूं। सुनिए मोदी जी का क्या इंटेंशन है। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों के सर्वे पर एनआरसी का डर दिखाना मुसलमानों को भड़काना नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या मोदी के खिलाफ डरे हुए मुसलमानों वाली थ्योरी राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या मुस्लिम पहचान वाली पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने का एजेंडा चला रही हैं? आज यही है पब्लिक के सवाल और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता हैं AIMIM के और चंपक कलीता साहब महासचिव हैं AIUDF के। रतन शारदा जी राजनीतिक विश्लेषक, जिनसे मैं पहला सवाल पूछूंगी। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते रतन शारदा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था और इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, अब इसको अगर लागू करना है तो क्या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों और मदरसों के जरिए इसे लागू किया जाएगा? और ये कह रहे हैं ओवैसी साहब कि हम तो आपसे कोई सपोर्ट लेते नहीं, पैसे लेते नहीं, आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये भारत में रहने से मदरसों का कोई इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है? और अगर
अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये मुसलमानों को डराने लग जाएंगे कि हाय एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा। ये फिर पुराना वाला एजेंडा सामने आता हुआ नजर आ रहा है। रतन शारदा जी, आपका जवाब चाहती हूँ 60 सेकंड में। आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं ओवैसी जी को, जिन्होंने एनआरसी को फिर सेंटर पे लाया। एनआरसी किसने शुरू किया था? एनआरसी का जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का था कि यहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होना चाहिए। कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं, छोटे से छोटा, बेकार से बेकार, उत्तम से उत्तम, जहां पर कोई भी आदमी धर्मशाला की तरह आएगा, चला जाएगा, रजिस्टर करवाए बिना, बताए बिना कहाँ जा रहा है। तो पहली बात है, एनआरसी देश के लिए आवश्यकता है, हर देश में है, उसको कम्युनल बना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि आसाम के अंदर कई गलत चीजें मिली, टेररिस्ट मिले, विदेशी मिले, उसके लिए अगर सर्वे करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? और अगर मदरसे सोचते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, ऐसा सोचते हैं। मैं आज एक और डिबेट में था, उत्तर प्रदेश के किसी भी मदरसे ने विरोध नहीं किया। विरोध कौन कर रहे हैं? जिनका धर्म से लेना देना नहीं, जिनका मदरसे से लेना देना नहीं, जिनके बच्चे कभी मदरसे में गए नहीं, मदरसे में ना कभी जाने वाले हैं। तो ये केवल हर चीज के लिए डर पैदा करना। इनको देखिए, इनको सर्वे नहीं चाहिए, इनको आधार कार्ड से दिक्कत है, इनको वोटर कार्ड अगर मर्ज होता उससे दिक्कत है, इनको हर चीज से दिक्कत है। सेंसस भी मत करो, सेंसस वाले जाएंगे मार के भगा देंगे। तो बेसिकली वीटो पावर का समय जा चुका है, इन्हें पता होना चाहिए। सेक्युलरिज्म का मतलब सबके लिए समान व्यवहार, अगर उससे ऊपर कोई अलग से व्यवहार चाहता है वो नहीं होगा। ये मेरा थोड़ा बिल्कुल रतन शारदा जी, आपने जो कहा वही शायद लाजमी है, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ये मिनी एनआरसी है और अब अगला ऐसा फतवा आने वाला है कि कुरान पढ़ना बंद कर दो, मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल डरा दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं आज राव साहब से। राव साहब, असदुद्दीन ओवैसी किस बात से डरते हैं? और या डरा कर रखना एक फितरत बन चुकी है, तभी वोट बैंक बना रहेगा देश का मुसलमान। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बहुत साफ कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जब आप एक हाथ में कुरान रखें तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यानी कि आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के बच्चों को। इससे क्या परहेज है ओवैसी साहब को? खुद तो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी, हमें कोई परहेज नहीं। आपने ओपनिंग में बड़ा एक अच्छा जो है शेर किया है, तो शेर का मैं एक स्टेटमेंट, शेर का जवाब दे दूं। इरादा कहीं और का है, इरादा कहीं और का है, तीर कहां चला दिया। तो ये इरादा, ये जो मंशा है, इस मंशा के पीछे क्या चल रहा है, सरकार को खुल के आना चाहिए। ये जो छिप करके खेल चल रहा है, ये खेल जो है खत्म करके सरकार को अपनी मंशा को बताना चाहिए कि इस सर्वे का उद्देश्य क्या है। इस सर्वे के उद्देश्य का आधार जो बनाया जा रहा है वो देश का हर एक नागरिक समझ रहा है कि इस सर्वे का उद्देश्य क्या है। मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। आर्टिकल, क्योंकि संविधान से यह देश चलता है और इसलिए संविधान के हर एक प्रावधान जो इस देश के हर एक नागरिक पर लागू होते हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन प्रावधानों को सुरक्षित, संरक्षित और समर्पित करे लोगों के लिए। आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसका एक पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट क्लॉज कहता है राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स। आर्टिकल 26 हमें ये पावर देता, अधिकार देता है इस देश के नागरिकों को कि वो ऐसी चीज कर सकते हैं। आर्टिकल 28 का क्या बेहतरीन स्टेटमेंट आप सुनिए। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस आर्टिकल के अनुसार क्या परमिशन मिलती? द आर्टिकल परमिट्स educational institutions that are maintained by religious groups to disseminate religious instructions
आर्टिकल 30 पर आते हैं, फिर आपको मुख्य बिंदु तो बताऊंगा। आप कह रहे नहीं, हैं कि आप सिर्फ उन्हें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा जो मुस्लिम बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसके बाद कॉलेजों में नहीं जा पा रहे, वो सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लेते रहे, स्कूल की पढ़ाई ना करें। विनोद बंसल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि राइट टू एजुकेशन भी आया था, इन्होंने आर्टिकल्स गिनाए, मैं भी एक आर्टिकल गिना दूं, ये भी संविधान में इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 21A। दिस वाज थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कहा गया था द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, मतलब सारे बच्चे इस देश के, जिसमें मुसलमान बच्चे बाहर नहीं निकाले गए, मुसलमान बच्चे भी देश के बच्चे हैं, और इन सारे बच्चों को 6 से 14 की आयु में एक लॉ है जिससे इनको एजुकेशन देना जरूरी है। अब ये आर्टिकल 21A क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो भी इस देश के बच्चे हैं और उनके तरफ भी सरकार का फर्ज है कि वो एजुकेशन दे। और अगर वो एजुकेशन देने के लिए पता कर रहे हैं कि मदरसों में वो एजुकेशन दी जा रही है या नहीं, तो इन्हें हो जाती है तकलीफ और पूछने लगते हैं कि ये छोटा NRC कहां से आ गया। विनोद बंसल जी, किस बात का डर है? नाविका जी, देखिए वही है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि आपने RT की बात करी, राइट टू एजुकेशन ही नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से भी इनको महरूम रखा गया है। आप देखिए, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। अगर मदरसे नहीं क्वालिफाइड कर सकते इसमें, आप जो इस्लामिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी नहीं क्वालिफाई करते इसमें। पैसा सरकार का खाएंगे लेकिन बात सरकार की नहीं मानेंगे, और सरकार जनता का पैसा बर्बाद करेंगे और जनता का पैसा जनता के ऊपर भी अटैक करने में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। आप देखिए कि ये जो मदरसों के जरिए जो आतंकवाद के अड्डे चलते हैं, मदरसों की वजह से आप देखिए जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी को अलगाववाद की तरफ धकेल दिया जाता है। जो बच्चे, जो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हो, मैं कहता हूं कुरान हो या ना हो, लेकिन कम से कम कंप्यूटर तो हो, वो एक अच्छे आदमी तो बन सकें। आखिरकार वो जिहाद सिखाने से होगा क्या? मैं कहता हूं अगर मान लो एक सर्टेन लेवल होना चाहिए किसी का भी। और दूसरी बात यह कि सरकार उस पर पैसा क्यों खर्च करे भाई? ये एक जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म के नाते, या मैं कहूं कि ये जो जिहादी खर्चों पर सरकार का जो खर्चा है वो क्यों होना चाहिए भाई? जब हमारे पास 2-2, 3-3 बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो आखिरकार मदरसा बोर्ड की आवश्यकता क्यों? सरकार का पैसा सांप्रदायिक विनिवेश क्यों हो रहा है आखिरकार ये? और तीसरी बात यह कि जो मदरसों के अंदर हो रहा है वो हमने आसाम में भी देख लिया। आसाम में तो एक नहीं 3-3 मदरसों को ढाना पड़ गया और वहां पर आतंकवादी अड्डे चल रहे थे। लेकिन सर्वे मदरसे बोर्ड के अंडर आने वाले मदरसों का नहीं हो रहा है, जो किसी भी बोर्ड के अंडर नहीं आते उनका सर्वे हो रहा है। और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड मदरसों की लिस्ट है उत्तर प्रदेश में। अब 2016-17 में रिकग्नाइज्ड तो थे 7,500, अनरिकग्नाइज्ड थे 3,000, तो टोटल थे 10,000, 10,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में। ये 2020-21 में बढ़कर हो गए हैं 12,500 रिकग्नाइज्ड और 2,500 अनरिकग्नाइज्ड। तो टोटल तो बढ़ा है मदरसों का टोटल बढ़ा है, अनरिकग्नाइज्ड कम हुए। मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, अगर इस देश के बच्चों का भविष्य अच्छा करना होगा तो इन्हें कहीं ना कहीं पढ़ाई तो देनी पड़ेगी। आप रिलीजियस पढ़ाई जरूर करिए उनकी, लेकिन आप पढ़ाई तो करवाएंगे उनको, बेसिक जो एजुकेशन है वो तो दिलवाएंगे कि कल को ये बच्चे कंपेटिटिव नौकरियों में जा सके। मैं पूछ रही हूं अनुराग भदौरिया जी, इस बात से क्यों परहेज है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।
गणेश जी का चल रहा है, चतुर्थी है, गणेश जी को प्रणाम किया मैंने। और गणेश जी के कान बड़े होते हैं, मतलब वो बात सबकी बात सुनते हैं, जो परेशान लोग होते हैं उनकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है उसके कान छोटे हैं, और कई बार लगता है कान है ही नहीं सरकार के, क्योंकि सरकार जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती है। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही हमारे मुस्लिम भाई के बच्चों क्यों, हिंदू भाई के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, उनको अपने पैर पे खड़े होने का अधिकार है। हम संकीर्ण मानसिकता की क्यों सोचें? क्यों ना नाविका जी हम बड़े दिल से सोचें। सभी जो अमीर गरीब, जो सभी जाति धर्म के बच्चे हैं, सभी की स्कूल की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सबको मौका बड़ा मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इस पे सरकार क्यों नहीं बात करती? क्यों नहीं सरकार कहती कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो मदरसे हैं, सभी बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार है और सब बच्चे आगे बढ़ें, इसलिए सबको कंप्यूटर की शिक्षा हो, सबके हाथ में लैपटॉप हो, सबको एजुकेशन अच्छी हो, टीचर अच्छे हो, फैसिलिटी अच्छी हो, स्कूल में जाने की कम से कम रोड की व्यवस्था हो। जो कई बार देखा जाता है स्कूल जब जा रहे होते तो रोड ही नहीं है, वो आप देखो कुर्सियां रख रख के बच्चे टीचर को स्कूल तक पहुंचाते हैं। तो क्या ऐसा स्कूल होना चाहिए क्या? या कोई ऐसा मदरसा होना चाहिए कि जहां पे शिक्षा ही नहीं हो रही हो? तो मदरसे हो या स्कूल हो, दोनों में शिक्षा मिलनी चाहिए और जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और मैं तो कहता हूं अगर उत्तर प्रदेश में और असम में ऐसा हो रहा है तो सरकार की फेलियर है। सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हर गली मोहल्ले में तो चौकी होती है, पुलिस चौकी होती है, उसके बाद थाना होता है, थाने के बाद सीओ होता है, उसके बाद एसपी होता है। इसके मतलब अगर इस तरह की घटनाएं हो भी रही हैं, चलिए 60 सेकंड हो गए खत्म। मुझे समझ नहीं आया कि समाजवादी पार्टी आज सोच क्या रही है। गणेश जी के बारे में बोल रहे हैं तो कागज से पढ़कर बोल रहे हैं, कागज से पढ़कर बोल रहे हैं। पूरा श्लोक तो सुना दीजिए बिना कागज देखे अनुराग भदौरिया जी। अगर कागज से पढ़ के बोल रहा हूं नाविका जी, चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर पढ़ के ही तो बोला जाएगा ना। अगर मैं तो बिना पढ़े भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, ये तो बिना पढ़े बोल सकता हूं मैं, तो इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं कि जिससे कल कोई बात ना हो जाए। तो पढ़ के बोलना भी कोई गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं नाविका जी, गुनाह है क्या? गणेश जी की स्तुति करनी हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई कराना, अगर वो किसी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो स्कूल बोर्ड का सर्टिफिकेट लगता है और स्कूल बोर्ड के सर्टिफिकेट के लिए आपको रेकग्नाइज स्कूल में जाना पड़ता है। अब इस पर क्या दिक्कत है? जियाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जियाई साहब, ये छोटा एनआरसी की बात कहां से आ गई? अगर बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, और ये एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, और ये रिपोर्ट मार्च 2021 में आई थी, और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़कर बता दूं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉट रिकग्नाइज्ड। उन्होंने बोला कि कई ऐसे स्कूल हैं जो रिकग्नाइज्ड नहीं है, अनरिकग्नाइज्ड मदरसास भी हैं, वैदिक पाठशाला भी हैं, गुम्पास भी हैं। इन सबको रिकग्नाइज करिए, बोर्ड वगैरह इनके पास होना चाहिए, चाहे वो स्टेट का बोर्ड हो, राज्य का बोर्ड हो या सीबीएसई हो, कोई बोर्ड होना चाहिए ताकि वो जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं आगे चल के हायर एजुकेशन भी कर सके, कॉलेजों में एडमिशन ले सके। अब इस मुद्दे को छोटा एनआरसी क्यों कहा जा रहा है? क्या हम अपने देश के भविष्य को उजागर करने से पहले बुझाना चाहते हैं? नाविका जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आज आपके चैनल के हवाले से मैं मुफ्ती मंजूर जियाई आपके तमाम व्यूअर से मुखातब होकर के कहना चाहूंगा, किसी किस्म की एनआरसी की बातें करने वाले ये सब के सब अपनी पॉलिटिक्स और अपनी रोटियां सेकने वाले लोग हैं, जो अपनी रोटियों पर दाल खींच रहे हैं, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी मिनी एनआरसी के नाम पर, कभी स्टूडेंट के नाम पर। मैं बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में योगी सरकार जी से कहता हूं कि साहब ऐसा करिए, सारे मदरसों को आप देखिए, वहां की टूटी चटाइयों को देखिए, वहां के हालात, बुरे हालात को देखिए, वहां के फर्श जो टूटे हुए हैं उसको देखिए, बच्चों के बेंच नहीं है उसे देखिए, आप तमाम चीजों का मुताला कीजिए और वो सब चीजें उनको ला करके पहुंचा दीजिए ना साहब। ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप उनके सर्वे की बात करते हैं, मैं हिमायत करता हूं सर्वे की, और सर्वे के बाद जो कमियां पाई जाती है उस कमियों को पूरा कर दीजिए, तो आने वाले दिनों में वो बच्चे भी आपके लिए दुआ करेंगे, जो पढ़ लेंगे वो बच्चे भी दुआ करेंगे, जो उनके माँ बाप के जिनके बच्चे अनपढ़ रह जाते थे वो पढ़ रहे हैं, तो यकीनन योगी सरकार को दुआ लग जाएगी। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूं जो एनआरसी और मिनी एनआरसी की बात कर रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूं
हूं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। ये वक्त है आगे बढ़ने का, बच्चों को पढ़ने का। तो हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें और हम आगे बढ़ें और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे वो मुसलमान बच्चे जिनका इस्तेमाल होता है गलत चीजों में, उससे हमारे बच्चे बच जाए। तो आप असदुद्दीन ओवैसी की जो बयान आए हैं, छोटा एनआरसी और सरकार हमारे कुरान पढ़ाई को बंद करना चाहती है, मुसलमानों को निकालना चाहती है, इन सब बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मैंने बहुत वाज़ेह लफ्जों में नाविका जी आपके बड़े चैनल पर कहा है, आपका शो पूरी दुनिया में लोग आपको देखते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं अवैसी साहब को बच्चों के कंधे पर रख करके अपनी पॉलिटिक्स की करने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी टूटी चटाई पर कालीन देखना चाहते हैं, हमारे टूटे बेंच को खूबसूरत बेंच देखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान भी देखना चाहते हैं, कंप्यूटर भी देखना चाहते हैं। तो यकीनन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे बच्चे आगे बढ़े। जियाई साहब कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कलिता साहब आपसे पूछना चाहती हूं, क्यों कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर राजनीति? क्या बच्चों के कंधे से गोली चलाना शोभा देता है आपको अपनी राजनीति के लिए? और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मुफ्ती जियाई साहब के शब्द हैं, जवाब दीजिए। देखिए नाबिका जी, आपने बहुत अच्छा एक शेर से शुरू किया अपना प्रोग्राम गालिब का। इसी सिलसिले को मैं जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, ये जो आपका अब्दुल कासिम फजलुल हक, ये बंगाल का प्रधानमंत्री था जिसने सबसे पहले बार पाकिस्तान का प्रपोजल लाया। उसी की मिनिस्ट्री में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और सभी लोगों ने रिजाइन दिया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रिजाइन नहीं दिया। ये भी हमें जानना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, आपने जो बोला है कि बच्चों के कंधे पर, अरे बच्चों की जहनियत को खराब करने का जो एक साजिश चल रहा है ये बीजेपी और आरएसएस द्वारा, क्योंकि देश तो बंटवारा हो गया। सावरकर ने 1923 में टू नेशन थ्योरी लाया और बाद में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद भी करते रहे। तो उसके बाद भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान ये नहीं माने। अभी उन बच्चों को कि जहन में डालना है कि भारत ये है, तुम लोग का मदरसा तोड़ देते हैं। इसीलिए ये एक जो दहशतगर्द लोगों ने, दहशतगर्द तंजीमों ने आम भारतीयों को, आम असमियों को प्रभाव नहीं विस्तार कर पा रहा है। इसीलिए आरएसएस, बीजेपी उन बच्चों का दिमाग में ये घुसना चाहते हैं कि ये भारत है। तो ये बहुत बड़ी तो ये भारत नहीं है क्या? तो ये भारत नहीं है क्या? क्या बताएं उन बच्चों को कि ये भारत आजाद भारत नहीं है, यहाँ पर वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए, ये सिखाना चाहते हैं आप बच्चों को? क्या सिखाना चाहते हैं? और आप इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं आज के बच्चों की बात कर रही हूं। मैं पूछ रही हूं 2009 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना। आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं क्या मदरसों में? ये बच्चे स्कूल में रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम देके किसी कॉलेज में जा सकते हैं क्या? और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। यूपी में अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों के सर्वे का विरोध करने वालों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह वीडियो अलीगढ़ के एक अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे का है, सितंबर 2021 का, जहां कई बच्चों को पैर में जंजीर बांधकर ये वीडियो दिखाया जा रहा है और ये बहुत वायरल हुआ था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था पिछले साल, 1 साल पहले, और इस वीडियो के आधार पर मदरसे के मौलवी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मैं पूछना चाहती हूं आज आपसे पवन राव अंबेडकर साहब, ओवैसी जी ने ये वीडियो नहीं देखा? ये मदरसों के अंदर चेन डालकर जो बच्चों को रखा हुआ था, क्या ये बच्चे जो देश का मुस्तकबिल हैं, इनके साथ इस तरह का बर्ताव होना चाहिए? क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि ये किसी को जवाबदेही करना नहीं चाहते। क्यों नहीं जवाबदेही करना चाहते? क्योंकि ये सब चलेगा अंदर और जब पकड़ा जाएगा तो आपको लगेगा कि हाय मदरसों में क्या क्या चल रहा है। जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नाविका जी, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत ही शानदार बातें हुई। आपने आरटीई की बात की, आर्टिकल 24A की बात की। हमारी तो लड़ाई ही है शिक्षा की। हम तो चाह ही रहे हैं कि इस देश के हर एक नागरिक यानी हर एक छात्र को शिक्षा अच्छी मिले। लेकिन मैं जब ये चीजें देखता हूं तो बहुत सारी चीजें और भी मेरे सामने आती है। ये मेरे पास करीब 100 ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड
वेद पाठशालाएं हैं जो इस उत्तर प्रदेश की, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, 100 ऐसी वेद पाठशालाएं हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। क्या उत्तर प्रदेश शासन हिम्मत दिखाएगा इनके यहाँ सर्वे कराने का? मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ता हूं। पट्टाभी शास्त्री ने काशी में वेद पाठशाला की स्थापना की। क्या इस वेद पाठशाला का सर्वे होगा? क्या इनकी बिल्डिंगों का सर्वे होगा? यहाँ कौन से लोग पढ़ने आते हैं? वेद पाठशाला में कोई जिहादी शिक्षा नहीं मिलती। आपके बीच वेद पाठशाला में कभी भी कोई इस्लामिक आतंकवाद नहीं सिखाया जाता। वेद पाठशाला में आतंकवादी अड्डे नहीं चलते। वेद पाठशाला के अंदर वेद और मानव कल्याण की बात की जाती है। वेद पाठशाला के माध्यम से मानव जीवन सिखाया जाता है। वेद पाठशाला कभी आतंकवाद और अलगाववाद के अड्डे नहीं होते। आप चलिए, कभी आपने बंसल जी, लेकिन बात वाजिब है, वेद पाठशालाओं का होना चाहिए, वेद पाठशालाओं का भी होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं अंबेडकर जी, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वेद पाठशालाओं की मांग आप उठाते तो मुझे लगता कि कुछ आप कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने वेद पाठशालाओं की बात नहीं उठाई। यस, बिल्कुल उठाई। आप सुनिए, साहब ने मुद्दा क्या उठाया? मुद्दा उठाया ये छोटा एनआरसी है, ये मुसलमानों को डराने का काम है, ये हमारी कुरान पढ़ने की जो इजाजत है उसको भी लेना चाहते हैं। मुझे बताइए, आपने कोई एजुकेशन पर तो बात ही नहीं की। यस, मैं आ रहा हूं, उसी बिंदु पर आ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत देर से बंसल साहब आतंकवाद, जिहाद की बात कर रहे हैं। ये सुनिए, ये कौन से पाठशाला से पढ़ के आया है आदमी? ये कौन सी पाठशाला से पढ़ के आया है? वेद पाठशाला से पढ़ के आया है? ये कहां से पढ़ के आया है? उत्तर प्रदेश में, इस देश में जिस तरह से धर्म संसद में संविधान को नकारा गया है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये कौन सी पाठशालाओं से पढ़ करके आए हैं? क्या आप इनका सर्वे करवाएंगे? हर संसद पर सवाल उठे थे तो कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। आप अंबेडकर साहब, आप सवाल उठा रहे हैं कि आप बेसिक सवाल जो उठा रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अलग, मुसलमानों के साथ अलग। मैं आपको तस्वीरें दिखवाना चाहती हूं। मैं राजधर्म की बात कर रही हूं और योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाया तो राजधर्म का पालन किया। आप सवालिया निशान लगाकर किसको गुमराह कर रहे हैं? और कलिता जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर मदरसों में अल-कायदा के लोग और अल-कायदा की गतिविधियां पाई गई हैं और इसकी वजह से मदरसाओं को बुलडोजर से गिराया जाता है, तो इसको मुसलमानों के खिलाफ क्यों माना जा रहा है? ये तो टेरर की कार्रवाई है। टेरर में कौन सा धर्म आता है? नहीं, नाविका जी, आपने तो राय सुना दी। आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट की जज है? हिमंत बिश्व शर्मा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज है कि वो राय हो गया कि वो तो एलियंस है, उनका ऊपर एक आरोप है, ये राय कहाँ हो गया? अगर आप किसी भी असम में, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कई तंजीमें हैं जो बैंड है, उनके जो लोग हैं जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े थे उनको आप तोड़ देंगे क्या? आरएसएस हो गया, एनडीएफबी हो गया, एनएसएन हो गया, आपका नॉर्थ इंडिया में नक्सलाइट हो गया, बुलडोज कर देंगे क्या? अगर आप बापू का असम का बुलडोज कर देंगे क्या? राम रहीम का असम का बुलडोज कर देंगे क्या? किसी भी मंदिर का पुजारी, और अगर पलामू में 50 हिंदू और आदिवासियों का घर, अगर महादलितों का घर अगर रौंद दिया जाएगा, उस पर आपको दर्द नहीं होगा। आपको दर्द होगा जिन मदरसों में अल-कायदा के लोग छुपे हुए थे उनको बुलडोज कर दिया जाए तो आपको दर्द होगा। रतन शारदा जी, क्या एजेंडा साफ हो गया? ये कहते हैं 2024 में मुसलमानों को डराकर मोदी जी वोट ले लेंगे। क्या मोदी जी को मुसलमानों को डराकर वोट लेने की जरूरत है? क्योंकि मुसलमान की वोट तो बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि सबका साथ हो रहा है, सबको तमाम स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। इसी बात से क्या डर लग रहा है इनको, कलिता साहब को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को? जो मुसलमानों को डरा के वोट लेते हैं वो AIDF होगा, MIM होगा, डरे वो लोग हैं, मुसलमान नहीं डरे हैं।
अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने एसपी मुखर्जी का नाम लिया, काजी नजरुल इस्लाम को जानते हैं आप? काजी नजरुल इस्लाम ने उनकी बहुत प्रशंसा की कि एसपी मुखर्जी से बड़े नेताओं में उनकी कभी गिनती होगी, ऐसा काजी असरुल रहमान ने कहा, अगर आप उनके बारे में जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि बंगाल अगर वो न डिवीजन करवाते तो सारा बंगाल पाकिस्तान में जाता है। क्या आप ये चाहते हैं? आप एआईडीएफ के मेंबर आप हो सकते हैं चाहते भी हो, हिंदुस्तान नहीं चाहता था। अब यहाँ बैठे लोग कहते हैं कि मदरसा, ये बता दे मदरसा स्कूल है या मदरसा ये कुरान पढ़ाने की जगह है? मैं और डिबेट में जाता हूँ, बोलते हैं मदरसा में पढ़ाया जाता है। यहाँ लोग कहते हैं उनकी धार्मिक शिक्षा को रोका जा रहा है। तीसरी बात, इनको पढ़ाई तो रोक नहीं रहा ना, कोई सर्वे से क्या दिक्कत है? सर्वे से अगर स्कूल अच्छा बनता है, जैसे मौलवी साहब ने कहा, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप करिए, सबका सर्वे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वे न करना, ये वीटो देने का हर बात का मुझे समझ नहीं आती। ये कह रहे हैं, अभी ये बैठे हैं भदौरिया जी, उन्होंने कहा जी मैं गणपति के स्तोत्र से शुरू करता हूँ, लेकिन ये लोग स्कूल के अंदर सरस्वती वंदना का विरोध करते हैं, ये लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जो हिपोक्रेसी है ना, कि आपका वोट बैंक मुस्लिम है, हिंदुओं का आप गणेश जी के श्लोक सुना के आप कहो कि हमको वोट दे दो, भाई साहब ऐसे नहीं होता। और ये सारा डर आपका निकाल दो। यहाँ जो बैठे हैं जितने भी, कितने लोगों के बच्चे मस्जिद मदरसे में पढ़े हैं, जितने मर्जी नेता है, एएम के ले लीजिए, एएमएम की बेटी बाहर डॉक्टरी कर रही है, उन्हें उनका बेटा, तो ये खुद तो वहां जाएंगे नहीं। वो कहेंगे मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ता रहे, पढ़ के बड़ा आदमी ना बन जाए, कुरान पढ़े, डरता रहे, हमको वोट देता रहे। तो ये भी जमाना निकल गया। मुस्लिम बच्चा भी पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आप कितना रोकने की कोशिश करिए, वो जातिवाद के दंगल से धीरे धीरे बाहर आएगा। और आप जो डरा रहे हैं वो जमाना चला गया, जिसको डरना है वो अलग लोग हैं, आप लोग डर रहे हैं कि वोट बैंक टूट रहा है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले पब्लिक सवाल पूछ रही है। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मुसलमानों को डराने का प्रोजेक्ट बीजेपी का है, ओवैसी का है, या बदरुद्दीन जैसे नेताओं का है। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह सवाल है कि मुसलमान जो है वो मदरसों के सर्वे से नहीं, बीजेपी सरकार की नीयत से डरती है, आप इस पर क्या कहेंगे? पहला सवाल विजेंद्र ठाकुर रायपुर से पूछ रहे हैं। अंबेडकर जी, आप इसका जवाब देंगे? ओवैसी साहब क्यों डरा रहे हैं सबको? नाविका जी, अगर शांति पूर्वक हो तो डिबेट बेहतर जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से शासन ने मंशा दिखाई है, सिर्फ मदरसे की सर्वे की बात कही, आपने अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की बात कही है। इसमें आपके सामने मैं आपको दिखाने देना चाह रहा हूं कि ये आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो भी अनरिकॉग्नाइज्ड है उस पर सरकार अपनी बात रख सकती है। और जो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो प्राइमरी एंड जूनियर लेवल के हैं 14,677 और आलिया लेवल के 4,536 इंस्टीट्यूट्स हैं जो मदरसा लेवल पर चलते हैं। गवर्नमेंट हैज द पावर, ये पावर है कि उसको अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों हुए हैं उसको देखें। अब प्राइवेट मदरसों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि प्राइवेट वेद पाठशालाएं हैं, ये अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, इनका नाम क्यों नहीं शासन ने जारी किया कि उत्तर प्रदेश की जितने भी अनरिकॉग्नाइज्ड वेद पाठशालाएं हैं, जहां पर यति नरसिंहानंद जैसे लोग बनाए जाते हैं, हरिद्वार में हेट्रेड, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट्स को क्यों नहीं ढाया जा रहा है? मैं आपको ये भी बता दूं अंबेडकर जी के एफआईआर अप्रैल 2022 में यति नरसिंहानंद के खिलाफ डाली गई थी और उनको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन विनोद बंसल जी, नियत की बात है और विनोद बंसल जी आपसे शशि शेखर दिल्ली से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी नियत क्या है, और आप पवन राव अंबेडकर जी का भी जवाब। मैं आपके ही बिंदु पर आ रहा हूं। अगर असम में कोई व्यक्ति अलकायदा से कनेक्टेड था, नाविका जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, आपकी आपत्ति अभी आपके डिबेट में है, ये 2-3 पैनलिस्ट ये समझ नहीं पा रहे आखिरकार विरोध किस चीज का है। विरोध नियत का है, विरोध मदरसों का है, या विरोध इस बात का है कि वेद पाठशालाओं का क्यों नहीं हो रहा? ये अपने आप में क्लैरिटी नहीं है इनको। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर वेद पाठशालाओं का कर लो भैया, मैं तो कहता हूं आप आइए, आपका स्वागत है, हमें कोई डर नहीं है।
हम कोई आतंकवादी संस्था नहीं चलाते, हम कोई गोला बारूद नहीं रखते, उसके अंदर आतंकवादी नहीं पालते, वहां पर बम विस्फोट नहीं करते, हम मानवता के दुश्मनों को नहीं पनपने देते, हम भारत माता की जय बोलते हैं। प्रत्येक मदरसे के अंदर जब तक वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। आप देखिए वेदों के अंदर जो है, वेद हमारा जो प्रातःकालीन यज्ञ है वो अब भारत माता की वंदना के बिना पूरा ही नहीं होता। भारत माता की जय के बिना राष्ट्रीय संघ की प्रार्थना पूरी नहीं होती। और ये बात करते हैं मदरसे, अरे कमाल की बात है, मदरसे और जो वेद पाठशाला है उनकी तुलना कैसे हो सकती है? एक तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलते हैं, उनको बुलडोजर करना पड़ता है, वहां से मानवता के चलिए मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि देश का मुस्तकबिल बच्चों के हाथ में है और पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कंप्यूटर बच्चों को देने की एक शुरुआत की थी, तो ये तो पढ़ाई के लिए थी ना। तो अगर आधुनिक शिक्षा दी जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं होता। आप क्यों समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें लगता है कि अनरिकग्नाइज्ड मदरसों को भी अगर सर्वे कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी? बोलने दीजिए, अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सही बच्चों की पढ़ाई की बात हो और अच्छी बात हो, इसमें कोई किसी को कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आपने बोला कि पलामू में ये घटना हुई तो मैं आपको बोलूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर में दलित पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। ये मेरा नहीं एनसीआरबी का डाटा है, तो आपको वो भी कोट कर देना चाहिए था। 13,126 लोगों पे 2021 में उन पे आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तो उस पे तो आपने नहीं बोला। झारखंड नंबर 2 पर है, में बैठे हैं, झारखंड नंबर 3 पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो झारखंड को भूल जाएं क्या? मैं बोल महिला अत्याचार में सुने, महिला अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 56,243 आपराधिक केसेस हुए हैं, नंबर 1 है महिलाओं के अत्याचार में। तो इसको भूल जाए क्या? और यहाँ पे जिस तरह से कहते हैं ना बाल ट्रैफिकिंग और जो बच्चों के साथ जो हुआ है वो 2020 से 2021 में सर्वाधिक है, इसको भूल जाए क्या? या यहाँ पे साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भूल जाए क्या? मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बात की बात है, मैंने याद दिलाया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आपके बगल में एक वो जो बांधे बैठे हैं वो पीछे ओम लिखे हैं, उनसे पूछे ओम का उच्चारण कब हुआ था, सबसे पहले ओम की उत्पत्ति कहां हुई? इतना बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ ज्ञान लेके बैठे हैं, नहीं तो फर्जी ओम लगाए लिखे हैं। पूछ लीजिए ओम की उत्पत्ति कहां से हुई है, इतना बता दें बस, अभी मैं पोल खोल दूंगा इनकी। चलिए बंसल जी बता दीजिए, बताओ ओम की उत्पत्ति कहां से हुई है, सीधा सवाल है। चलिए अब सब चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए और अब जवाब सुन लीजिए। पहली बार कब हुई? चलिए बंसल जी जवाब दे दीजिए। मुझे नाविका जी बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग डिबेट का जो टॉपिक है ना उससे भागने के लिए कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं। ये कोई अगर सीख है तो इनसे सीखना चाहिए। आप देखिए डिबेट का टॉपिक क्या है, उस पर जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए ये दाएं भागेंगे। अरे ओम की उत्पत्ति कब हुई बताओ, ओम का मतलब बता दो, चैलेंज कर रहा हो, कमाल की बात है। ओम की उत्पत्ति हुई क्या? अरे ओम की उत्पत्ति हुई क्या? बोलो ना, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं जानता हूं ना, मैंने पढ़ा वेद पुराण, एक हिंदू मैंने पढ़ा वेद पुराण। गणेश जी की प्रार्थना नहीं बोल सकते ठीक से, बताओ कब उत्पत्ति पहली बार उच्चारण कब हुआ था ओम का? अरे ओम की उत्पत्ति हुई क्या? पहली बार उच्चारण कब हुआ? नहीं पता है ना? सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मतलब पता है नहीं मालूम है, ब्रह्मांड में पहले फिर यहाँ बैठे हुए हो, ठेकेदार बनते हो और रहेगा। अनुराग भदौरिया जी ओम की उत्पत्ति के बारे में वो बता सके या ना बता सके, लेकिन आप डिबेट से भाग रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। रतन शारदा जी, अनुराग भदौरिया जी डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? क्यों पवन राव अंबेडकर जी बार बार वेद पाठशाला ला रहे हैं? क्यों मदरसे की बात करने से इनको डर लगता है? और क्यों बजरुद्दीन अजमल साहब को लगता है कि ये मुसलमानों को डराकर मोदी जी वोट उनके हिस्से के भी ले जाएंगे? ये क्यों डर लगता है? ऐसा है कि इनका वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, जिनको डरा के इन्होंने बहुत सारे वोट लिए। वो यादव या मुस्लिम, इसके ऊपर एसपी पार्टी चली, एमएम तो पूरी मुस्लिम पार्टी चलती है। अम्बेडकर जी यहाँ बैठे, इनको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एमएम से कभी ना समझौता करना, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने दलित सभी लोगों को बताया था। पर यहाँ आके ये इनकी चल रही है चौधराई कि हम इनको इकट्ठा लाएंगे
अभी पूरे मीम लोगों के सारे झोपड़े जला दिए गए इनके द्वारा, इनके पार्टी के लोगों द्वारा। ये कुछ बोले नहीं बोले, तो बेसिकली ये सारा वोटिंग की राजनीति है। एसपी की समस्या है कि हाँ करे कि ना करे। इनका पुराना दिल कह रहा है कि मुसलमानों के वोट चाहिए तो इसका विरोध करो, नया दिल कह रहा है कि हिंदुओं को नाराज भी नहीं कर सकते, नाराज कर करके सत्ता निकल गई। तो ये दोनों तरफ बातें करने के कारण कभी ये ओम की बात करेंगे, कभी गणपति की बात करेंगे, कभी शिवजी की बात करेंगे, लेकिन जाके मदरसे में बैठेंगे। तो भाई साहब ये हिपोक्रेसी का जमाना चला गया। पहले पे समझ लीजिए, बच्चों की चाहते हैं आप खैरियत, अच्छे वहां पर मदरसे चले, अच्छे शालाएं चले, और ये बार बार जो ला रहे हैं ना संस्कृत विद्यालय, भाई साहब संस्कृत विद्यालय से टेररिस्ट नहीं निकलते, इसलिए भूल जाइए उसके। ये सारे निकलते आपके जो आसाम में आपको दिख रहा है, जहां पर विदेशी नागरिक निकले, जहां पर टेररिस्ट निकले, जहां पर इनके मौलाना भी बाहर से आए हुए थे। ऐसे लोग जब चलाते हैं ना, उस समय समस्या आती है, सर्वे करना पड़ता है। और सर्वे किसी के विरोध में नहीं, ये आपकी समस्या है। ना उनका मतलब पता है, ना गणेश की स्तुति पता है, ना यहाँ पे अगर हम पूछेंगे आपको, यहाँ पे शिव की स्तुति पूछेंगे तब भी नहीं बता पाओगे आप। नमामि शमीशानि निर्माण रूपम। आज तो चुनावी हिंदू निकलकर बाहर आ रहा है। अनुराग भदौरिया जी का चुनावी हिंदू डिबेट है मदरसों पर आज उच्चारण हो रहा है ओम का, गणपति का। आज चुनाव नहीं है, अभी चुनाव में 5 साल बाकी है, अभी चुनाव में 4.25 साल बाकी है। रुक जाइए, थक जाएंगे इतनी देर। लेकिन मैं आपको, कलिता साहब आपको और पवन राव अंबेडकर जी आपको ये पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। 2021 की जो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट थी, उसमें मदरसों में पढ़ते हुए बच्चों ने क्या कहा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूं। नुसरत जहां जो 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वो पुलिस फोर्स में जाना चाहती है, लेकिन कह रही है कि मदरसे में हिंदी और इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मदरसे में मैथ, साइंस, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिकग्नाइज्ड मदरसे में हैं उनको भी प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते। यह भी लिखा है कि टीचरें नहीं है वहां। जौनपुर उत्तर प्रदेश में टीचरों ने कहा है कि जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टीचर नहीं है मदरसों में, और जो साइंस सोशल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी टीचर नहीं है मदरसों में। और 25,000 टीचर जिन्हें वेजेस नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं मिली है पिछले 3-4 साल से, तो वो किस क्वालिटी के एजुकेशन देंगे। और ये जो नया प्रावधान लेकर आई है योगी सरकार, इसमें लिखा है टीचर्स को मैटरनिटी लीव मिलेगी। आपको पता है, अगर महिलाओं को पढ़ाना है तो उनको मैटरनिटी लीव की सुविधा देना कॉन्स्टिट्यूशन में है, आपको देना पड़ेगा, ये देश का कानून कहता है। लेकिन ये सब अच्छी बातें तो आपको दिखती नहीं ना, ये सब तो दिखा नहीं है ओवैसी साहब को। नाविका जी ने, आपने जो एनसीपीसीआर का जो स्टेटमेंट दिया है ना, उससे आपने उत्तर प्रदेश शासन की कलई खोल दी है। बहुत अच्छा किया आपने, कम से कम ये रिपोर्ट जाहिर की। मैं आपको एक बढ़िया सा वीडियो दिखाता हूं जहां कंप्यूटर की बात हो रही, बड़ी बातें हो रही हैं। वहां पर एक छोटा सा क्लिपिंग है जहां बच्चों से किस तरह की अभद्र भाषा में ऐसे लोगों के साथ उत्तर प्रदेश शासन किस तरह की जो है। बिल्कुल, आप जितना मर्जी स्कूलों में, कोई स्कूल परफेक्ट नहीं है, कोई राज्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर परफेक्शन करना है तो कहीं मिनिमम स्तर से शुरू करना पड़ेगा। सवाल पूछ रही है पब्लिक, रुबेश श्रीवास्तव वाराणसी से, पूजा यादव भी वाराणसी से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल यह है कि मदरसों में सरकारी अफसर अगर जान जाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, बेंच है कि नहीं है, तो फिर आसमान टूट पड़ेगा। सर्वे से क्या निजी मदरसों में अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी? मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार बार बार मदरसों पे तड़का लगाती है ताकि वोट बैंक ना खिसके? अनुराग भदौरिया, पहले सवाल का जवाब आप दीजिए, दूसरा सवाल रतन शारदा जी के लिए। देखिए सवाल ये है, मैं आपको बता दूं,
भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि माहौल ना बनाए, क्योंकि हर चीज़ का माहौल बनाते करते कुछ नहीं है। ये आपकी डिबेट के बाद ये खत्म है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक डिबेट का विषय है, समझ लीजिए। अगर इनको करना होता, 5 साल से इनकी सरकार है, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं 528 मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज हैं, एडेड हैं, उनको क्या इन्होंने तनख्वाह दे दी? अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं दे पाए हैं, लोग बिना तनख्वाह के हैं। तो आप बताइए, ना वहां तनख्वाह दे रहे, ना स्कूल जो है, हमारे जो स्कूल हैं वहां बच्चों के जाने के लिए रोड तक नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बेंच उस पे कुर्सी पे खड़े होकर उनके टीचर जा रहे हैं, और टीचर पहुंचते तो समय से पहुंच नहीं रहे, वहां टॉयलेट तक नहीं है स्कूल में। तो मदरसे स्कूल की अगर ये हालत है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको देखना, करना। सरकार करना कुछ नहीं चाहती है, एक इशू बनाना चाहती है जिससे कि एक बहस हो, असली मुद्दों से ध्यान भटक जाए हमारे। चूंकि असली मुद्दों पे तो बात करना नहीं चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन सिस्टम का हालात है वो इतने खराब हालात है कि समय से टीचर ये असली मुद्दे नहीं लगते आपको अनुराग भदौरिया जी? हैरानी की बात है कि ये आपको असली मुद्दे नहीं लगते। आपको असली मुद्दा क्या लगता है कि ये छोटा एनआरसी है, ये आपको असली मुद्दा लगता है? रतन शारदा जी, इसका भी जवाब दीजिए, और सवाल जो दर्शक का है उसका भी जवाब दीजिए। महिला अत्याचार, अर्थव्यवस्था, जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे शांत हो जाइए। माहौल की बात करते हैं, टेररिस्ट लोगों को छोड़ने का प्लान किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी ने। जो इसको बड़ा मुद्दा नहीं मानते टेररिज्म को, उनके जमाने में हर महीने एक्सप्लोजन होते थे बॉम्ब के जगह जगह, और जब से योगी आए हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन बंद हो गए, दंगे बंद हो गए। और अगर का माहौल बनाते हैं तो भाई साहब 2-2, 3-3 बार जीतते कैसे? इसका रहस्य बताइए ना आप। और मेरा प्रश्न जरा दोहराइए तो मैं उत्तर दूं। नहीं है इस चीज को। नाविका जी, प्रश्न यहाँ पे उठापटक मैं सवाल आपके लिए फिर से दोहराती हूं, और ये अब सवाल है शेखावटी से, और शेखावटी से जो सवाल आया वो यही पूछ रहे हैं सब के सब के इस वक्त जिस तरह ये बीजेपी सिर्फ मदरसों को ये कंट्रोल करना चाहती है, क्या ये वन साइडेड नहीं है? पहली बात आप देखिए, जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, माइनॉरिटीज के लिए जितने फंड्स दिए गए हैं, माइनॉरिटीज के लिए जितने स्कॉलरशिप दिए गए हैं, माइनॉरिटीज को मुद्रा के अंतर्गत जितने लोन दिए गए हैं, कांग्रेस और एसपी के जमाने में इतने कभी मिले ही नहीं। तो टारगेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मकान टूटते हैं तो हिंदू गुंडों के भी टूटते हैं, मुस्लिम गुंडों के भी टूटते हैं, वहां भी पूरा सेक्युलरिज्म कायम है। तो ये वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि केवल इनके ऊपर हो रहा है। टेररिज्म के किस्से अगर निकले हैं, और अगर वहां से विदेशी नागरिक निकले हैं, जब एक रोहिंग्या निकलता है, बांग्लादेश का नागरिक निकलता है, वो किसके सहारे जम्मू पहुंचता है, वो किसके सहारे अहमदाबाद पहुंचता है, किसके सहारे बेंगलोर पहुंचता है, ये उत्तर होना चाहिए। और अगर वहां पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो क्या मुसलमानों को मॉडर्न मदरसे देने की आवश्यकता नहीं है? अगर उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, प्रश्न आपका जायज है, मैं नहीं जानता। आप प्रश्न करिए यूपी की गवर्नमेंट से, कोर्ट में जाइए, उनकी तनख्वाह दिलाइए। क्यों रटी-रटाई बातें बोलते रहते हो? आपको क्यों देश के एजेंडा में आप एजेंडा चलाना चाहते हो? अरे संविधान में भदौरिया जी, मैं सिर्फ मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं जाना चाहती। मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने लोग समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं माँ के नाते ये समझती हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना कितना जरूरी है। अगर बच्चों को नई शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दी जाए तो बच्चे कितने रास्ते से भटक सकते हैं, इसका मुझे अंदाजा है। मुझे पता नहीं आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठे, उन्हें कभी पढ़ाए या नहीं, या राजनीति में इतना समय आपका निकल जाता है, लेकिन हमने ये काम किया है घर पर, और हम जानते हैं कि बच्चों को अगर स्कूल की शिक्षा और आगे भविष्य की बातें ना बताई जाएं तो गाड़ी पटरी से उतरने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बच्चों का मन जो होता है गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस तरह से बनाओ उस तरह से बन जाता है। ये एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं? मेरे लिए ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मेरे लिए नजरिया है सिर्फ बच्चों के भविष्य का। आज मदरसों की बारी है अनरिकग्नाइज, तो कल बाकियों की भी बारी होनी चाहिए। हाँ, वैदिक स्कूलों की भी बारी होनी चाहिए, बुद्धिस्ट स्कूलों की भी बारी होनी चाहिए। हर स्कूल की
समीक्षा होनी चाहिए, अनरिकग्नाइज्ड स्कूलों को रिकग्नाइज्ड बनाना चाहिए, किसी न किसी बोर्ड से उन्हें एफिलिएशन होनी चाहिए। और बच्चों को आप जब तक सही ढंग से, सही मायने में पढ़ाई नहीं करवाएंगे, उसका भविष्य आगे कॉलेज में नहीं बनाएंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप खून के आंसू रोएंगे। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के पिछड़ेपन को उजागर किया था। किसी समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने का सबसे बड़ा जरिया होता है शिक्षा। कोई बच्चा अगर धार्मिक शिक्षा भी हासिल कर रहा है तो उसे बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इससे उसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का स्तर तय होता है। साथ ही उसके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि वो जहां भी पढ़ने जा रहा है वहां कैसे इंतजाम है, इसकी जानकारी शासन और प्रशासन को जरूरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब मदरसा सर्वे की इस बेहद जरूरी एक्सरसाइज को राजनीति के दायरे में लाने की कोशिश होती है तो इससे क्वालिटी ऑफ पॉलिटी यानी कि राजनीति का स्तर और उसका अंदाजा जरूर हो जाता है। नेताओं को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक और इस देश के बच्चे अब कंप्यूटर और फोन द्वारा दुनिया भर से कनेक्टेड है। कौन उन्हें बेवकूफ बना रहा है, कौन उन्हें सही राह दिखा रहा है, भली भांति समझते हैं। हाथ थामिए बच्चों का, आगे बढ़ाइए, पीछे मत धकेलिए। बस आज सवाल पब्लिक का इतना ही।